हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज का जो टॉपिक लिया है ये भी दीपावली से जुड़ा हुआ है, लेकिन दीपावली को सापेक्ष में रखकर, ध्यान में रख करके आज लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा, टैरो रीडिंग करूंगा। आपके लव रिलेशनशिप में इस दीपावली क्या हो सकता है, क्या अप्स क्या डाउन्स हो सकता है, टैरो की क्या गाइडेंस आपके लव रिलेशन के बारे में है। आज जो टॉपिक मैंने लिया है इसमें लव रिलेशन, अगर शादी हो गई है तो प्यार है, तो प्यार एक रिलेशन है। शादी नहीं हुई, किसी से प्यार करते हैं तो भी एक लव रिलेशन है। तो ये उस तरह का है। अच्छा, यहां पर सिर्फ कपल रिलेशनशिप के बारे में ही रीडिंग है। यहां भाई बहन के प्यार के बीच में कोई रीडिंग नहीं है, या अदरवाइज जो रिलेशंस होते हैं उनके लव के बारे में ये रीडिंग आज नहीं है। तो इस रीडिंग का बेस जोड़ों के यानी कपल्स के लव रिलेशनशिप के बारे में ही है। तो इसी को आज मैंने टॉपिक बनाया है और आज इसी पर रीडिंग करूंगा। अब आपके सामने तीनों पाइल्स एक साथ शॉर्ट की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 3 ऑफ द कप्स, पाइल नंबर 2 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स और पाइल नंबर 3 3 ऑफ द पेंटिकल्स। स्टीमपंक टैरो डेक से ये तीनों पाइल्स ली गई हैं, ये तीनों कार्ड्स लिए गए हैं। तो जो कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, उस कार्ड को ही आप अपनी पाइल माने और आज की रीडिंग को देखें। और 3 का नंबर इसलिए लिया गया है क्योंकि ये भी टैरो कार्ड में लव नंबर्स में आता है। तो अब इसको आप अपनी लाइफ से मत जोड़िए। टैरो कार्ड्स में नंबर 2 का कार्ड और नंबर 3 दोनों जो कार्ड्स हैं वो लव रिलेशनशिप के बारे में शो आउट करते हैं। तो इसीलिए मैंने 3 का कार्ड लिया है। तो जो भी आपको पाइल पसंद आती है उसे चूज कर लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की वीडियो को देखें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किए गए हैं। तो आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए कमेंट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप सीधे अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। एक बार उन सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगा जो आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल से जुड़े हैं। हेलो, आप सभी का स्वागत है। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, आपका मैं पहली बात तो दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, थैंकफुल हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, एस्ट्रो गुरु फैमिली का हिस्सा हैं। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपने भी बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसे प्रेस करें ताकि आपको भी नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाए। शुरू करने से पहले आपको एक बार याद करा दूं, मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपनी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। 3 ऑफ द कप्स आपका कार्ड है, आपकी पाइल है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा। ड्रूइड क्राफ्ट टैरो डेक आज मैं लेकर आया हूं। थोड़े से हैवी और बड़े होते हैं अपने आप में, लेकिन काफी दिन से इनको यूज नहीं किया था तो मैंने सोचा आज ये यूज करता हूं। ओके, तो कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 9 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए द चैरियट यानी चैरियट। अच्छा, कभी कभी मैं चैरियट को शैरियट बोलता हूं, वो एक्चुअली लैटिन में शैरियट ही पढ़ा जाता है। इसको असली इसका जो सही नाम है वो शैरियट है, बट अब चूंकि इंग्लिश में चैरियट करते हैं तो ठीक है, चैरियट भी सही है। तो चौथा कार्ड मेरे पास आया हुआ है किंग ऑफ द पेंटिकल्स। किंग ऑफ द पेंटिकल्स आ गए हैं, तो ठीक है। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है गजब का आया है, यह है हेरमिट। ये मेजर अरकेना का कार्ड नंबर 9 है। अपने आप में काफी अलग कार्ड है, मतलब इसको ना पावरफुल कह सकते हैं ना कमजोर कह सकते हैं, ना ये किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में है। ये बहुत ही अलग कार्ड है, मतलब ये एक तरीके से मार्गदर्शक का काम करता है, तो बढ़िया है। लव रिलेशनशिप के बारे में आज बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ा पास्ट से चलते हैं, चीजें बढ़िया थी, आपके अनुरूप भी चली। आपके प्यार में परिवार और आप, या आप और आपका प्यार एक परिवार की तरह थे, और आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर कुछ लैक आया, आपने अकेलापन भी महसूस किया। बट उस अकेलेपन, अच्छा ये जो अकेलापन महसूस किया, इसमें ऐसा नहीं था कि दूसरा पर्सन आपकी जिंदगी से चला गया, बट कुछ टाइम के लिए एक लैक आ गया, जब उस पर्सन से या तो मिलना जुलना नहीं हो पाया या आपको सिचुएशनल सेपरेशन में जाना पड़ा। सिचुएशनल सेपरेशन वो होती है जब आपका लव्ड वंस किसी जरूरत की वजह से
आपसे सेपरेशन में चला जाए, सेपरेट हो जाए, जैसे नौकरी करने कहीं और चला गया या चली गई, या पढ़ाई करने के लिए वो कहीं चले गए या चली गई। तो ये उस तरह का सेपरेशन का दौर था जब आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बन गया था, बट फिर चीज़ें मूव ऑन हुई, चेंज हुई आपके रिलेशन में। आपने डिसाइड किया कि आपको आगे बढ़ना है और आपने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, और वर्तमान में आप अपने रिलेशनशिप में एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां चीज़ें स्टेबल बनी हुई हैं। उस डिसीजन के बाद चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, और उस स्टेबल मोमेंट में भी आपको एक्चुअली फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा कम क्लियर आ रहा है कि अब आगे क्या होगा, इसके आगे क्या। इस सिचुएशन में आप, जो वर्तमान सिचुएशन आपकी बनी है, देखिए यहां मैं दो चीजें अलग अलग डिफाइन करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहला, उन लोगों के लिए जो अपने लव्ड वंस के साथ रहते हैं या रिलेशन में अभी बने हैं, अटैचमेंट और बातचीत चल रही है। आपके रिलेशन में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये लेकर एक ऊहापोह की स्थिति आपको हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आपके इस रिलेशन में आपको एक कंफ्यूजन की कंडीशन का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा होगा, जब आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार इससे बेहतर या इससे बेकार कुछ भी मिल सकता था, बट यही सही है। तो ये वाला जो मोमेंट है ना कि बट यही सही है, इस मोमेंट के साथ गो थ्रू हो जाना है, क्योंकि एक्चुअली आपके लिए यही सही थी या यही सही था। तो इस मोमेंट के साथ गो थ्रू होना है। दूसरे, मैरिड कपल्स के लिए भी ये चीज है कि उनकी लाइफ में वर्तमान समय में चीजें कुछ नए की ओर बढ़ रही हैं, जिसको कहते हैं कुछ पनपना, जिसको कहते हैं कुछ नया आना। लेकिन क्या आ रहा है उसको लेकर के कंडीशन क्लियर नहीं है, सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो ये हो गई मैरिड के लिए। अब अनमैरिड की बात करें तो आपको अपने लव्ड वंस पर भरोसा होने के बावजूद कुछ ना कुछ एक डाउट जैसी चीज आ जाती होगी। आप अपने आप को उस डाउट से निकाल के लाते हैं और फिर डाउट आ जाता है, और फिर निकालते हैं और फिर आ जाता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता होगा कि आपका लव्ड वन भी आपके ऊपर डाउट कर रहा है। इस सिचुएशन में जब आप फंस जाते हैं तो न किसी से कह सकते हैं, न फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और न इस फीलिंग के साथ गो थ्रू यानी कि कैरी ऑन कर सकते हैं कि इस फीलिंग के साथ आगे भी तो नहीं जा सकते ना कि अब डाउट हो रहा है, बट भरोसा भी है पूरा कि उसकी ओर से धोखा नहीं आने वाला। तो हेरमिट का कार्ड आया है। अब यहां पहले मैं बात करूंगा अनमैरिड की, फिर बात करूंगा मैरिड की। हेरमिट कहता है कि अपने दिल में झांकिए और गहराई से अवलोकन यानी कि विचार करिए, थिंकिंग करिए कि क्या आपके प्यार में सच्चाई आपको फील हो रही है। मीन्स अपनी ओर से, अपने ग्राउंड्स पर, अपने लेवल पर आप क्या परफेक्ट हैं। अगर परफेक्ट हैं तो उसके बारे में सोचना बंद कर दें। अगर आप परफेक्ट हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको मिरर कर रही या कर रहा है, और आपके रिलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अनमैरिड के बजाय मैरिड आप हैं तो आपको अपने रिलेशन को एक नए आयाम में लेकर जाना होगा। ठहराव, मैरिड कपल्स हमेशा ये फील करते हैं कि उनके बीच वो जो प्यार का मोमेंट है ना, वो मोमेंट ठहर जाता है, रुक जाता है, पहिया रुक जाता है, फिर उसको धक्का मारना पड़ता है। अब धक्का क्यों मारना पड़ता है? वो इसलिए, थोड़ा पास्ट में चलते हैं। आप अपने नेचर के विपरीत व्यवहार करने लगते हैं। आप कुछ नई चीजों में खुद को ऐसा फंसा लेते या इन्वॉल्व कर लेते हैं जहां आपको लगता है कि अब इस बिहेवियर को कंटिन्यू करना चाहिए, और आपके लव्ड वंस को, आपकी प्रेमिक, आपकी पत्नी या आपके पति को लगता है कि इसका पहले वाला बिहेवियर कहां चला गया। तो उनकी ओर से आवाज आती है कि अरे तुम तो पहले जैसे नहीं रहे। खासतौर से लड़कियां ये जरूर शिकायत कर देती हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप पुरुष हैं तो आप सोचिए कि पुरानी वाली चीजें आपकी कहां गईं, और पुराने वाले मूड को परिवर्तन में लाना या उस मूड का परिवर्तित हो जाना क्या सही है। यानी कि आप समझिए, देखिए अब आप कहेंगे कि चूंकि परिवर्तन हो जाता है, समय बीत जाता है, एक मेच्योरिटी आ गई। कोई मेच्योरिटी वगैरह नहीं आई है। मेच्योरिटी समाज के लिए आई है, अपनी पत्नी के लिए थोड़ी ना आई है। पत्नी के लिए तो आप वही इंसान है ना जिससे उसने शादी करी थी, तो आप वही इंसान रहें। अगर उस चीज में कुछ परिस्थितियां परिवर्तन ला रही तो आपको उन परिस्थितियों से लड़ना है, ना कि पत्नी से लड़ जाना है। तो खुश मत होइए मैडम, अब आपके लिए आ रहा है। आपके लिए यह है कि हस्बैंड आपका आपसे उतनी उम्मीदें करता है जितनी आप सोच नहीं सकते। उसकी उम्मीदों पर खुद को खरा उतारने की कतई कोशिश नहीं करनी, कतई कोशिश नहीं करनी। आपको लग रहा था मैं ये बोलूंगा, कतई उसकी उम्मीदों पर खुद को खरा उतारने की कोशिश नहीं करनी। किंग ऑफ द पेंटिकल्स और हेरमिट दोनों एक साथ कहते हैं जैसी हो वैसी रहो, कुछ भी नया नहीं बनाना, क्योंकि तुम जैसी थी वैसी ही तो पसंद किया था उसने।
और तभी तो शादी करी थी। तो वैसे ही रहो, कुछ नया नहीं बनाओ, उसकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ने दो। क्यों? क्योंकि आज उसकी एक उम्मीद पर खरी उतरोगी तो कल दूसरी आ जाएगी, फिर क्या करोगी? तो इसलिए तो इसलिए अपने आप को चेंज मत करो। लेकिन अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया, ये कहते हैं तुमको, इनकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफर आ रही, मैं इनकी वर्डिंग लेकर चलता हूं। ये कहते हैं अगर तुमने खुद को चेंज कर लिया है, भले पति के लिए किया या बच्चे के लिए किया या परिवार की वजह से कर लिया या सिचुएशन की वजह से किया, तो तुमने खुद को खो दिया ना। तुम कहां रह गई पहले जैसी? और जब तुम पहले जैसी नहीं हो तो वो पहले जैसा प्यार कहां मिलेगा? क्योंकि प्यार तो उस पहले वाली से था। तो इसलिए वापस जाओ, वापस यू टर्न ले लो। चलिए, बहुत सारी डिटेल्स तो आ गई। मुझे लगता है ओरेकल कार्ड, कभी कभी सोचता हूं कि ओरेकल कार्ड्स ना निकालूं। क्यों? क्योंकि बहुत गहराई, बहुत बढ़िया तरीके से जब आ जाता है तो मुझे कभी कभी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि अब इसके बाद ओरेकल कार्ड्स आएंगे, फिर देखें ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। चलिए, ओरेकल कार्ड्स को देखते हैं, ये आपको क्या बताते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए राधा। सेकंड कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है कृष्ण। राधा के बाद बिल्कुल कृष्ण। थर्ड कार्ड एक्चुअली, काल नहीं कार्ड, छिन्नमस्ता। कार्ड नंबर 4 धर्म। और लास्ट कार्ड गजब का आ गया, सरस्वती, मतलब ऑसम। चलिए, अब आपको बताते हैं कि ओरेकल कार्ड से क्या आया है। सबसे पहली चीज तो ये समझें कि प्यार का मतलब बलिदान देना नहीं होता। अगर प्यार में, जैसे कहते हैं ना कि भाई हम तो तुम्हारे प्यार में मर जाएंगे, ठीक है यार मर लेना, फिर दूसरे से प्यार कर लेंगे हम, क्योंकि तुम तो मर गए ना। फिर मर गए, क्या करें मरने का? तो मरो वरो मत प्यार में, ठीक है। वो जो लोग कहते हैं ना हम प्यार में जान दे सकते हैं, बुद्धू हैं वो लोग। अरे भैया, प्यार में जान क्यों देना है या प्यार में जान क्यों लेना है? प्यार तो प्यार है। मैं अक्सर कहता हूं लव इज वन साइडेड। जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी मैं बता दूं, आई एम ऑलवेज सेइंग दैट लव इज वन साइडेड, वेरी वन साइडेड, एक तरफी चीज है। मुझे किसी से प्यार है तो मुझे है, मैं कैसे इस चीज के लिए आग्रह कर सकता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करो? ये तो उसकी प्रॉब्लम है कि उसे मुझसे प्यार है या नहीं है। इट इज हर प्रॉब्लम ना, उसकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं। मेरी प्रॉब्लम मुझे उससे प्यार है, तो बात खत्म। तो ऐसे ही आपको अगर अपने लवर से, अब लवर, मैं लवर वर्ड यूज करूंगा यहां ओरेकल कार्ड्स को रेड करते समय। अगर अनमैरिड हैं तो लवर को समझें, और मैरिड हैं तो अपने स्पाउस को, अपने जीवन साथी को समझें। तो अगर आपको अपने लवर से प्यार है तो आपको अपनी साइड से है। उस प्यार को छिन्नमस्ता कहती हैं, दिखाने और प्रदर्शित करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आई लव यू बोलिए, प्यार करिए, गले लगाइए, किस करिए, लेकिन दिखावा मत करिए। सिर्फ दिखाने के लिए प्यार नहीं करना। प्यार है तो प्यार है, उसे साबित करने की कोशिश जब करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। कृष्ण और राधा, कुछ कहना है इनके बारे में? समझ लीजिए, सिंपल चीज है। चलिए, 2-4 लाइन बोलता हूं मैं। कृष्ण और राधा कहते हैं कि लव इज वेरी स्पिरिचुअल थिंग। प्यार वो नहीं है जो आप समझ जाते हैं, प्यार वो भी नहीं है जो आप नहीं समझते। प्यार वो है जिसे समझने में शायद उम्र निकल जाए। स्क्रिप्चर वाला लाइन हो गया है ना, मजेदार। तो राधा कहती हैं कि आपको अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए, अपने प्यार पर, कृष्ण पर नहीं, राधा को अपने प्यार पर। जो प्यार राधा का था उस पर भरोसा था, उन्हें कृष्ण पर नहीं भरोसा था। कृष्ण पर भरोसा या ना भरोसा दोनों करने का मामला ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर राधा एक बार भी, अब राधा के जीवन की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर राधा अपने प्यार की बजाय एक बार भी कृष्ण पर भरोसा करती तो वो कहती कहीं ना कहीं कि कृष्ण ने धोखा दिया और छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि भरोसा टूटा, किया था तो टूटा। तो उन्होंने खुद पर भरोसा किया और अपने प्यार पर भरोसा किया, उस प्यार पर जो उनके दिल से आता है, उनके अंदर से आता है। और इसी वजह से उस भरोसे को कभी टूटना ही नहीं पड़ा। और बिकॉज उनका वो भरोसा कभी नहीं टूटा, इसलिए कृष्ण के पहले उनका नाम आता है राधा कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जिसको तुमसे प्यार है उसे बस तुमसे प्यार है, उसे तुम्हारी परवाह नहीं कि तुम प्यार करते हो या नहीं, या करती हो या नहीं। तो उस प्यार में लॉजिक्स मत खोजो, उस प्यार में समर्पण भी मत खोजो, क्योंकि ये उसका प्यार है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हें तो बस अपने प्यार के लिए कॉन्सेंट्रेट होना है। उसके प्यार में उसे क्या करना ये उसकी समस्या है, उसे करने दो। राधा और कृष्ण दोनों अपने अपने प्रेम में परिपूर्ण थे। कृष्ण अपने प्रेम में इतने परिपूर्ण थे कि उनकी प्रेम की लीला को रास लीला कहते हैं।
जब वे राधा के साथ रासलीला में नाचे तो गोपियां भी थी, और राधा के साथ भी थे और गोपियों के साथ भी थे, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में थे, क्योंकि उस प्रेम में इतनी पूर्णता थी कि वहां वो कंप्लीट थे। और जैसा कि श्लोक भी कहता है कि अगर कंप्लीट में से कंप्लीट को बाहर निकालें तो कंप्लीट ही रह जाएगा। यानी कि पूरा पूरा प्यार ही है जो पूरा होता है। कहते हैं ना, प्यार का पहला अक्षर अधूरा। ये सब स्क्रिप्चर की बात है लिखने वाले। प्यार ही पूरा होता है, क्योंकि प्यार अधूरा हो ही नहीं सकता। प्यार होता है या नहीं होता, आधा तिहा नहीं होता कि मुझे जरा सा प्यार है, फिर प्यार नहीं है यार, कुछ और है वो, दैट इज अदर थिंग, समथिंग एल्स। यू आर कंफ्यूज्ड, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, अब बात करते हैं धर्म की। धर्म का कार्ड कहता है कि आपका धर्म क्या कहता है, इस पर ही गौर करना है। हवा का धर्म बहना है, पानी का धर्म बह जाना है। पानी अगर रुक जाए तो सड़ जाएगा, हवा अगर रुक जाए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, पेड़ बढ़ता है, पत्तियां फेंकता है, उसका धर्म ही यही है। पेड़ ऑक्सीजन देता है ना हमको, हम जिंदा रहते हैं, तो पेड़ का धर्म है कार्बन लेकर ऑक्सीजन बनाना, ये उसका धर्म है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, इसीलिए कहते हैं सनातन धर्म। अब चूंकि इतने दुनिया में रिलीजन्स आ गए हैं तो हमें भी सनातन को धर्म कहना पड़ा, अदरवाइज सनातन एक जीवन की पद्धति है। हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म दुनिया में है ही नहीं, ये तो सिर्फ नाम देना पड़ गया इसको। क्यों? क्योंकि 75 धर्म और भी आ गए हैं तो इसको नाम दे दिया, वरना हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की किसी भी पुस्तक में हिंदू शब्द लिखा नहीं है। पूरी गीता और महाभारत पढ़ डालिए, 1 लाख श्लोक की, हिंदू वर्ड नहीं मिलेगा आपको, न सनातन मिलेगा। सनातन भी जो कहते हैं वो बोलचाल की भाषा है। सनातन का मतलब जो है और हमेशा है, सारे धर्म इसी में आते हैं। अगर सनातन की वाइड व्याख्या कर दूं कभी, तो दुनिया के जितने धर्म हैं वो सब इसके अंदर ही काउंट हो जाएंगे, और मैं साबित कर सकता हूं, और मैंने कई बार किया भी है लोगों के सामने। चलिए छोड़िए उसको। तो धर्म कहता है अपने धर्म का पालन करिए। धर्म का कार्ड कहता है अपने धर्म का पालन करिए। अगर आप किसी से प्यार करते तो आपका धर्म क्या है? उसके प्रति प्यार करना और लॉयल होना। अगर आपकी किसी से शादी हुई है तो आपका धर्म क्या है? उसकी केयर करना। जो धर्म है उसका पालन करिए। और फिर आती हैं सरस्वती, कहती हैं यह पूरा जगत और पूरा जीवन ही प्रेम पूर्ण है। अगर तुम प्रेम को नहीं देख पा रहे तो प्रॉब्लम तुम्हारी आंखों में है। सरस्वती ज्ञान की देवी, सौंदर्य की देवी। कहते हैं कि बहुत पहले जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना कर दी तो कहीं कुछ भी आनंदपूर्ण नहीं था, सब निरुत्साहित था। निरुत्साहित मतलब पैशनलेस था। ठीक है, कहीं कोई पैशन ही नहीं था। तब उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना करी कि हे देवी, आप इस सृष्टि में प्राण फूकिए, प्राण फूकिए। प्राण तो विष्णु जी ने फूक ही दिए थे, सृष्टि चल रही थी, ब्रह्मा जी ने बना दी थी, लेकिन सृष्टि नीरस थी, मृत्यु के समान थी। तब सरस्वती ने सभी चीजों में अपने आप को समाहित कर दिया, जिसको हम मदर नेचर कहते हैं। फूल खिले, फूलों में खुशबू आई, वाणी दिया उन्होंने, संगीत दिया। इन चीजों से जीवन में उत्साह का संचार हुआ। जब चिड़ियां गाने लगी, ठीक है, जब भौरे गुनगुनाने लगे, तितलियों में हजारों रंग आ गए, फूल और पत्तियां कलरफुल हो गईं, पत्तियों में भी बहुत कलर होते हैं, और ह्यूमंस के मन में, अंतस में एक संगीत का उच्चार हुआ। संगीत का उच्चार मतलब अब आप इसको मुंह से बोलना समझ लें या जो भी समझें, तब जाकर के जीवन आनंदपूर्ण और रसपूर्ण हुआ। तो सरस्वती कहती हैं कि रस तो हर जगह है, आनंद बह रहा है। अगर देख नहीं पा रहे तो गलती तुम्हारी है। मीन्स आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए हेलमेट का कार्ड है जो कहता सोचिए, समझिए, ज्ञान की बात है, और इस अपने सोचने समझने को अपने ऊपर अप्लाई करिए। लेकिन सरस्वती कहती हैं कि आनंद है हर जगह, तुम्हारा रिलेशन भी आनंदपूर्ण है, तुम्हारे रिलेशन में कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन अगर तुम इस आनंद को, इस उत्साह को देख नहीं पा रहे तो तुम्हारे में प्रॉब्लम है। अपनी समस्या को दूर करो। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बड़ी बढ़िया रीडिंग थी, मुझे बहुत मजा आया आज की रीडिंग करके, ये पाइल नंबर 1 की, क्योंकि बहुत उत्साहजनक रीडिंग थी, ये पैशनेट थी। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में। तब तक बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 3 ऑफ द सॉर्ड्स चूज किया था और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस दीपावली आपके लव रिलेशनशिप के लिए टैरो की गाइडेंस क्या है। सिंपल देखिए, दीपावली के पर्व पर कुछ टैरो रीडिंग्स इसलिए स्पेसिफिक कर रहा हूं क्योंकि दीपावली अपने आप में एक एनर्जी पावर सेंटर है, जोन है बहुत बड़ा। दीपावली की अमावस्या जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जी सोर्स होती है, इसलिए दीपावली की अमावस्या पर कई सारी क्रियाएं की जाती हैं। तंत्र शास्त्रों में दीपावली की अमावस्या का सबसे ज्यादा महत्व है। पूरे साल में तंत्र शास्त्रों के अनुसार पूरे साल में सबसे बेस्ट दिन जो है वो दीपावली का है तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए। तांत्रिक क्रियाओं को जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब डार्क आर्ट या ब्लैक मैजिक जैसी चीजें नहीं है। तंत्र को अब ठीक है, अब थोड़ा सा मूवी सीरियल्स वगैरह में तंत्र को ब्लैक मैजिक से जोड़ दिया गया है, अदरवाइज तंत्र बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, तंत्र को जो लोग नहीं समझते वो तंत्र से डर जाते हैं क्योंकि तंत्र में कुछ ऐसी क्रियाएं भी की जाती हैं जो सच में न जानने वाले लोगों को डरा देती है। जैसे उसमें जब भगवती आराधना की जाती है, उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, उसमें जब भगवती आराधना की जाती है और उस दृश्य को आप देख लें तो आप डर के भाग सकते हैं, या आपको लगेगा कि वहां पर उस क्रिया को करने वाले लोग काफी एबनॉर्मल हैं, मानसिक विक्षिप्त हैं, तो वो क्योंकि आप नहीं जानते तो इसलिए आपको ऐसा लग सकता है। खैर, अब उस बात को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तंत्र और तांत्रिकों की बातें नहीं हो रही हैं। चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि सिंपली आपके लिए कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए प्यारा सा आया है, क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स। हालांकि मैंने प्यारा बोला बट ये काफी खतरनाक होती हैं। मतलब क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स, टैरो कार्ड में 4 क्वींस हैं और चारों क्वींस में ये सबसे खतरनाक, बिल्कुल मर्सीलेस हैं। मतलब आपके बारे में नहीं करा, इनके बारे में बता रहा हूं। अभी ये जो बताएंगी वो अलग से बताऊंगा। स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 2। थर्ड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द हाई प्रीस्ट। अच्छा, ये जो द हाई प्रीस्ट है मैं बता दूं, जो ट्रेडिशनल कार्ड्स में हायरोफेंट है वही है। चौथे पर आपके लिए है 4 ऑफ द वॉन्ड्स और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है क्रोनोस। क्रोनोस को बता दूं ये एक ग्रीक गॉड है जिन्होंने अपने बच्चों को मारने की कोशिश करी थी। इनके बच्चों के नाम ज्यूस और हेडीज हैं। जो लोग ज्यूस और हेडीज को नहीं जानते उनको बता दूं, ग्रीक मैथोलॉजीज के अनुसार देवताओं के राजा का नाम है ज्यूस और नर्क के राजा का नाम है हेडीज और दोनों के पिता का नाम है क्रोनोस। क्रोनोस ने इस दुनिया को बनाया ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग और बाद में क्रोनोस ने देवताओं को बनाया, सब कुछ किया और फिर क्रोनोस का मन पलट गया और क्रोनोस ने अपने बच्चों को मारने की कोशिश करी, इस दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करी और तब ज्यूस और हेडीज ने मिलकर क्रोनोस को बंदी बनाया, उन्हें नर्क में कैद कर दिया अनंत काल के लिए ताकि ये दुनिया बची रहे। ठीक है, तो अच्छी कहानियां हैं, है ना। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ठीक है, क्रोनोस के बारे में मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने बोला तो वो मेरे दिमाग में उनकी पूरी कहानियां समझ में आ गई, याद आने लगी, तो खैर उसको छोड़ते हैं, रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेशनशिप में इस समय सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, यहां मैं आपको बता दूं कि उन लोगों के लिए रीडिंग कर रहा हूं जो रिलेशनशिप में स्टिल हैं, कंटिन्यू हैं। अगर रिलेशनशिप इस समय नहीं है या कोई नो कनेक्शन या सेपरेशन कंडीशन है तो ये शायद रेजोनेट नहीं करेगा आपसे। तो प्रेजेंट टाइम में आपके रिलेशन में चीजें फेवर में चल रही हैं, लेकिन ये जो फेवर में है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन फेवर हो गई है। क्यों? क्योंकि चीजें तो सही चल रही हैं, लेकिन ये जो सही है ये कब तक सही रहेगा ये लेकर के कभी कभी मन में डाउट आ जाता है। थोड़ा पास्ट की बात करते हैं। कुछ स्ट्रगल आपके रिलेशनशिप में रहा है, बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस भी आपके रिलेशनशिप में रही है और आपके रिलेशनशिप में अगर आपने जब अपने आप को देखने की कोशिश करी होगी या अपने आप को इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रखने की या अपने बेनिफिट में लाने की रिलेशन को कोशिश करी होगी तो चीजें ठीक हुई होंगी। आप जितना ज्यादा इस रिलेशनशिप को अपनी ओर खींच कर रखेंगे उतना आपके लिए चीजें बेटर रहेंगी हमेशा। दूसरी चीज, आने वाले समय में आपको कैजुअल नहीं होना, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। पर्सन आपके जान पहचान का ही होगा, पर्सन आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में से ही कोई होगा। उस पर्सन को आपके इस लव रिलेशन, या शादीशुदा रिलेशन हो या अनमैरिड का रिलेशन, दोनों के लिए लागू हो रहा है। तो शादीशुदा वाले अपने फैमिली और बाकी जो रिलेटिव्स हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहें,
और जो अनमैरिड हैं वो थोड़ा अपने दोस्तों से सावधान रहें, क्योंकि कोई दोस्त उनका नुकसान पहुंचा सकता है, उनके रिलेशन को बुरी तरह से खराब कर सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही खराब किया जा सकता है मैरिड कपल के लिए भी। मैरिड कपल को एक छोटी सी चीज बताता हूं, आप लोगों अपने जो रिलेशनशिप है, इस चूंकि मैरिड हैं तो शादी हो चुकी है, अपनी शादी के मोमेंट को, जब आपकी शादी हुई थी उस टाइम के मोमेंट को याद रखें, कभी कभी उसके बारे में बैठकर बात किया करें। ये एक रेमेडी समझ लें आप इसको, रिलेशन बचाने का तरीका बता रहा हूं। कभी कभी उस मोमेंट को डिस्कस करें। अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो याद करें कि कैसा आपका मूड था, कैसा वो माहौल था, फिर कैसे 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 आप लोगों ने शादी करी, कभी कभी डिस्कस करें। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मेरी रीडिंग को देख रहे हैं तो दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है, आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लें कि हम 15 दिन में एक बार अपनी शादी के मैटर को डिस्कस करेंगे। अब शादी के मैटर में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आपका रिलेशन कैसे बना, किसने अरेंज करवाया, फिर उस अरेंजमेंट में क्या था, जब तय हुई शादी, एंगेजमेंट हो रही थी, कपड़ों का आदान प्रदान हुआ तो किसने किसने नाक सिकोड़ी कि नहीं अच्छा नहीं है, अरे ये तो बहुत बेकार। सारी चीजें थोड़ा सा डिस्कस करिए, मजे लीजिए, लड़िए मत कि तुम्हारे घर से खराब आया था तुम वो नहीं करना, मजे लेना है। मीन्स अपने मन को रिवाइव करवाना है उस मोमेंट को। ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका, जिसको चरखा चलाना है, उसका रिवाइव करना है कि देख भैया शादी हुई थी, याद रखियो उस चीज को, है ना। तो ये करना है। ये जब आप करेंगे तो आपकी बॉन्डिंग एक ऐसी बॉन्डिंग बनती जाएगी इंटरनल लेवल पर, जिसे ब्रेक करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये जरूर करिए। अब अनमैरिड कहेंगे हम क्या करें भाई, देखते हैं। अनमैरिड लोग अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए अगर किसी दूसरे रिलेशन यानी फ्रेंडली रिलेशन को हटाना चाहें या हटाना पड़े तो मर्जीलेसली हटा दीजिए। अगर आप अपने लव रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हो सकता है आपका कोई फ्रेंड, आपकी कोई फ्रेंड आपको बार बार सलाह दे, अरे ये सही नहीं है, अरे ये सही नहीं है, या आपके किसी पुराने फ्रेंड का ही आपके लवर पर क्रश रहा हो पहले, या आपका ही कोई फ्रेंड आपके लवर का कोई एक्स हो, तो अपने, अब वो तो एक्स आपके साथ है और वो एक्स जब क्या क्या बताना पड़ता है ना, और वो एक्स जब आपके साथ है तो आपके बीच में रिलेशन बन गया, और अब आप दोनों अगर आगे जाना चाहते हैं तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसाइड करें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आइए, उसको बताइए कि देखिए ऐसा ऐसा है, और यार ये ना मेरे फ्रेंड तो है बट ये तुम्हारा एक्स है या तुम्हारी एक्स है, तो यार इसके साथ मुझे रिलेशन हटाना है। उसको बता के करिए, सडनली मत करिए, नहीं तो उसको झटका लगेगा कि अरे इसने मेरी एक्स के साथ यार रिलेशन खत्म कर दिया, शी इज वेरी मीन, ठीक है, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसलिए बता दीजिए कि मैं ऐसा सोच रही हूं या मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो उस सोचने वाली कंडीशन में आपके पार्टनर की भी ओपिनियन मायने रखेगी। और जब दोनों अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल में आ जाएं कि हाँ ठीक है, इस हम दोनों एक हैं, तो पता नहीं यार उसको जेलेसी फील हो या वो कुछ इधर उधर करे, तो उसके साथ में तुम छोड़ ही दो अपने फ्रेंडली रिलेशन को, तो छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स आर नॉट फॉर एवर, ये फेसबुक वगैरह पे जो लिखा जाता है ऐसा सब कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स आते हैं और जाते रहते हैं, ठीक है। जिंदगी में दोस्तों का आना जाना लगा रहता है, कभी कभी कुछ फ्रेंड्स फॉर एवर भी मिल जाते हैं जो बहुत फॉर्चुनेट होता है, फॉर्चुनेटली होता है। अच्छा, आपके रिलेशन में एक चीज और है, स्पिरिचुअल एंगल है, जो आपको पता भी होगा, तो उस स्पिरिचुअल एंगल की ओर आपको थोड़ा झुकाव रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखना। लेकिन उन लोगों से सावधान रहिए जो आपके रिलेशनशिप में उंगली करने वाले हैं सही शब्द था ना, उंगली करना, तो उंगली करने वाले हैं। अब उनको पहचानेंगे कैसे? उनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वो आपको, देखिए उनके बारे में पहली चीज आपको ये पता होगा कि दिस पर्सन इज नॉट लायबल, नॉट रिलायबल, इस पर भरोसा नहीं कर सकते, पहला चीज। दूसरा, उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि आप उससे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बस पकड़ लीजिए उसको, मतलब पकड़ मत लीजिए, समझ लीजिए कि दिस इज द पर्सन, और उससे सावधान रहिए। ओरेकल कार्ड्स से देखते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आई है। फाइल नंबर 2, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो रेगुलर जो मेरी रीडिंग्स रहती हैं, ये दीपावली के मैटर पर जब रीडिंग कर रहा हूं तो ये थोड़ी उससे अलग जा रही हैं। इसमें आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन फील हो रहा होगा। वो रीजन ये है कि दीपावली की जो एनर्जी है वो भी मेरे साथ कनेक्ट होती है, तो वो एनर्जी है तो फ्यूचर में, बट हम कनेक्ट हो सकते हैं, फ्यूचर में कनेक्ट नहीं हो सकते तो प्रेडिक्शन कैसे करते? तो पास्ट और फ्यूचर दोनों की एनर्जी से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ये रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट आपको फील होती होगी।
खैर, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब होता है प्योर से भी प्योर, ऐसी प्योरिटी जैसे बारिश का पानी होता है, उससे प्योर पानी कोई नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं होता। आरओ वगैरह ये जो जितने भी कंपनीज है ना, सब बेकार, फेल। बारिश के पानी की शुद्धता जो है उसे कोई भी कंपनी मैप नहीं कर सकती, साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। दूसरा कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है हनुमान। कार्ड नंबर 3 पे आपके लिए प्रत्याहार। कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है लॉर्ड बुद्धा। और लास्ट कार्ड इज फॉर यू सरस्वती। सरस्वती माता आई हैं कार्ड नंबर 5 की पोजीशन पर, और सरस्वती माता ही पाइल नंबर 1 में भी 5th पोजीशन पर ही आई थी। तो चलिए देखते हैं, कार्ड तो रैंडमली निकालते हैं बट सेम पोजीशन पर आ गई हैं। तो पाइल नंबर 2, आपको अपने रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में सावधानी बरतनी है, ये तो बता चुके हैं। लेकिन आपको अपने लव रिलेशनशिप में, अगर आप पाइल नंबर 1 देख कर आए हैं तो वहां जो कुछ भी बोला है उसको यहां रिलेट करके दोनों की क्लैशिंग करके मत समझिएगा, वरना मुसीबत में फंसेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है पाइल नंबर 1 के लिए मैंने जो कहा था रिलेशनशिप के बारे में, अब उससे अदरवाइज कुछ कहने जा रहा हूं। आप चाहें तो एंजॉय करने के लिए जाकर देख सकते हैं। रिलेशनशिप में आपकी अपनी जितनी श्रद्धा और लॉयल्टी रहेगी अपने पार्टनर के लिए, उतना ही आपका रिलेशन मजबूत रहेगा। यहां आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम, अपने ऊपर विश्वास रखें या ना रखें फर्क नहीं पड़ता, आपको पार्टनर पर पूरा भरोसा रखने की जरूरत है और उसे ये शो आउट करना है, उसे दिखाना भी है, उसे बताना भी है और उसे इस चीज का एहसास कराना है। आंखें बंद करके भरोसा करने को नहीं कह रहा, यहां कह रहा हूं कि आपका भरोसा पूरी तरह समर्पित होना चाहिए कि आपके पार्टनर को यह ऑकवर्ड लगने लगे कि इसका मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि मैं इस भरोसे को तोड़ ही नहीं सकता या नहीं सकती। और यह कब होगा? जब अपनी ओर से समर्पण में, समर्पण का मतलब सरेंडर नहीं होता, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी में जिनकी इंग्लिश मीनिंग नहीं होती। सरेंडर का जो हिंदी मीनिंग है वो है आत्मसमर्पण, खुद को किसी के सामने डाउन कर देना। लेकिन समर्पण, समर्पण सब कुछ अपना अर्पण कर देना, सब कुछ, ये है समर्पण, बचाना नहीं है। तो अगर आपने अपनी लॉयल्टी को बचाया नहीं और उसके ऊपर पूरी तरह से लॉयल हुए और विश्वास किया, तो उसके जब आपके पार्टनर को फील हो जाएगा ना कि आपका समर्पण पूरी तरह से है, तो उसको एक जिम्मेदारी का एहसास होगा और वो जिम्मेदारी ही है जो आपके रिलेशन को बेटर करेगी। आप दोनों के रिलेशन में, जैसा मैंने पहले कहा, इस समय चीजें सही चल रही हैं, आने वाले समय में चीजें खराब हो सकती हैं। वो जो समय है जो चीजें खराब होंगी, पहली चीज तो उसको आप रोक नहीं सकते। सरस्वती का आई है यहां पर यही बताने के लिए, कहती है वो रोका नहीं जा सकता, वो होगा ही। बस आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है, जागते रहना है। जब वो आपके रिलेशनशिप को हार्म करने की कोशिश करें, खराब करने की कोशिश करें, तो आप दोनों को ये जानते रहना है कि इनके द्वारा ये नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। और अगर आप दोनों को ये पता होगा कि नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, तो आप दोनों इससे आसानी से निपट सकते हैं। अब सरस्वती कहती हैं कि उस क्रोनोस की स्टोरी को डिफाइन कर दे बेटा। क्रोनोस ने जब दुनिया को खत्म करने की कोशिश करी, तो हेडीस और ज्यूस दोनों को यह पता था कि क्रोनोस ऐसा कर रहे हैं, दोनों ही डाउट में नहीं थे। हालांकि क्रोनोस ने हेडीस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी थी और यह प्रस्ताव दिया था कि इस दुनिया को नष्ट करने के बाद मैं जब फिर से बनाऊंगा तो उस नई दुनिया में तुम्हें ज्यूस की पोजीशन दी जाएगी। बट हेडीस को यह सचमुच में पता था कि अगर इनको ऐसा करना होता तो ये ऐसा कर चुके होते, इन्होंने मुझे हेडीस क्यों बनाया है? तो इसके पीछे भी कोई वजह है। दैट मीन्स मेरा यही काम है कि मैं नर्क को मैनेज करूं। तो इसलिए हेडीज अपने, अच्छा, और हेडीज अपने काम को बड़ा पसंद करते थे। कहते हैं ना कि लव योर जॉब, अपने काम को पसंद करिए, डोंट लव योर कंपनी। तो
मतलब आजकल की चीज को मैं कहां से रिलेट करके बता रहा हूं, मैं खुद सोच के हंस रहा हूं और बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। कहते हैं ना, अपनी कंपनी को प्यार मत करिए बट अपनी जॉब को प्यार करिए। तो अगर हेडीज ने अपनी जॉब को ना प्यार किया होता, अपनी कंपनी को जिसके मालिक क्रोनोस थे उनको प्यार किया होता, तो शायद दुनिया खत्म हो गई होती। लेकिन हेडीज ने क्या किया कि मालिक को प्यार नहीं किया, अपनी जॉब को प्यार किया कि मैं भैया नर्क का लॉर्ड हूं और नर्क का लॉर्ड होने के कि मैं भैया नर्क का लॉर्ड हूं और मेरा काम नर्क को ही मैनेज करना है। तो नर्क में आएगा कौन? नर्क में आएगा कौन जब दुनिया ही नहीं रहेगी? तो दुनिया को बचाना भी मेरा ही कर्तव्य बना। तो इस तरह से वे हेडीज के साथ युति में आए, गठबंधन में आए और दोनों ने मिलकर क्रोनोस को हरा दिया। तो अब आप समझ गए होंगे, जब आप दोनों बिल्कुल साथ चलेंगे, साझेदारी के साथ चलेंगे, तभी आप अवरोध और विरोध दोनों का सामना कर पाएंगे। अकेले चलेंगे तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और तोड़ दिए जाएंगे। तो अकेले मत चलिए। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। उम्मीद है आप बातों को समझ गए होंगे और आपके रिलेशन में चीजें सही चल रही हैं। आने वाले समय में जो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसे मैनेज कैसे करें मैंने आपको बता दिया है। तो आज की रीडिंग, आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 3 ऑफ द सॉर्ड्स आपने चूज किया था और आपकी पाइल नंबर 3 है। और चलिए आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस दीपावली आपके लव रिलेशनशिप के लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। टैरो आपके लिए क्या लेकर आए हैं कि इस दीपावली आपको अपने प्रेम संबंधों पर, मैरिड या अनमैरिड जो भी आपका प्रेम संबंध है, इसमें आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, गाइडेंस क्या क्या है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हो रहा है, दिस वन इज प्रिंस ऑफ द सॉर्ड्स, जिसको अदर डेक्स में नाइट ऑफ द सॉर्ड्स भी कहते हैं, जो बड़े खतरनाक से होते हैं। माफ करना इनकी फितरत नहीं है। फोर्थ नंबर पर आपके लिए द सन, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड। और लास्ट कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ द सॉर्ड्स। देखिए, दीपावली अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स होता है। एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होती हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। आपके लव रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप का मतलब आपके प्रेम संबंध, वो शादीशुदा प्रेम संबंध हो या बिना शादी का प्रेम संबंध, दोनों में ही आपने बहुत पैशन देखा होगा अपने रिलेशन में। ये जो पैशन है ये कई उतार चढ़ावों के साथ चलता रहता है। इस रिलेशनशिप में अप्स और डाउन्स हमेशा आए हैं। कभी आपकी ओर से, कभी उसकी ओर से तनातनी भी हुई है। कभी आप खिंच जाते हैं, कभी वो खिंच जाते हैं। तो दोनों के बीच का खिंचाव और दोनों के बीच का आकर्षण, यही आपके प्रेम संबंध का एक तरह से कहें तो जनरेटर है। जनरेटर, जहां से प्यार पैदा हो रहा है। दोनों के बीच का झगड़ा और दोनों के बीच का प्यार, यही वो डोर है, यही वो चीज है जो आपके संबंधों को बनाए हुए है। अगर आप एक दूसरे से ना झगड़ लें तो भी आप दोनों चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि एक दूसरे की कमी खोजना आपकी मेंटेलिटी में है। अगर एक दूसरे की कमी ना खोजें और प्यार से रहें और ज्यादा दिन प्यार से रहें, तो आप दोनों को ही लगता है कि ज्यादा दिन हो गया, झगड़ा नहीं हुआ हमारा। तो मतलब ऐसा झगड़ा नहीं कि आप, अब जैसे यहां पर झगड़े दिख रहे हैं मुझे, प्यार भी दिख रहा है मुझे, लेकिन ऐसा कोई झगड़ा नहीं दिख रहा कि आप दोनों सोचेंगे अरे सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हाँ, वो 2-4 दिन 10 दिन का मनमुटाव कि चलो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज है, वो तो नॉर्मल चीज है। रिलेशन में शुरुआत से लेके अभी तक आपने कई अप्स और डाउन्स देखे हैं, लेकिन आने वाले समय में इस दीपावली के आसपास का जो एनर्जी एनवायरनमेंट होगा, उस एनर्जी एनवायरनमेंट में आप दोनों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सावधान सिर्फ इसलिए रहना है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां आपके रिलेशनशिप की डोर के ऊपर असर पड़ जाए। जो जनरेटर आपके रिलेशनशिप का है, उस जनरेटर में जो ऑयल है वो कम होना शुरू हो जाए। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आपको करना है, देखिए रिलेशन में हैं
और रिलेशन को कंटिन्यू रखना है, रिलेशन से हटना नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस रिलेशन में कभी भी कुछ भी हो जाए, बट ये रिलेशन चलता रहेगा, इस मेंटेलिटी और टेंडेंसी में आपको रहना है। आने वाले समय में कुछ ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन आप दोनों के बीच आ सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को कुछ समय के लिए, थोड़े टाइम बीइंग के लिए नापसंद करें। ये नापसंदगी लंबी ना खींचे, इसलिए आप दोनों को ध्यान रखना होगा कि अपने ईगो को बीच में ना लाएं। लॉजिक्स पर लड़ लीजिए, बहस कर लीजिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप लवर्स हैं और आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, तो इस रीडिंग को मोबाइल में सेव करके रख लीजिए। पाइल नंबर 3 आपने चूज किया था तो कहीं नोट कर लीजिए दिमाग में, और ये सिचुएशन अगर आए तो रीडिंग को एक बार देखिए, साथ में देख लीजिए कि हमें करना क्या है। दोनों के बीच ईगो क्लैश को नहीं लाना है, सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, बाकी जोर शोर से लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लड़ने को कह रहा हूं, अच्छा खैर मैं नहीं कह रहा, कार्ड कहता, जोर शोर से लड़िए, लेकिन ईगो को बीच में ना लाइए। यानी अगर आपकी गलती है तो मान जाइए, झुक जाइए। अगर आपकी गलती नहीं है और सामने वाला आपकी गलती को बताने के लिए परेशान है, तो लॉजिक्स दीजिए, उसको बताइए कि यहां मामला ईगो का नहीं है। उसको बताइए कि अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेरे सॉरी कहने से मामले को खत्म किया जा सकता है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने ग्राउंड्स पर गलत हूं। नहीं, फिर वहां पे एग्री मत करिए। भले सिचुएशन थोड़ी सी खींचेगी, लेकिन इस खींचती हुई सिचुएशन को अगर आपने सिर्फ पैचअप करके रोकने की कोशिश कर दी तो ये पैचअप नहीं होगा, ये वो कहते हैं ना मखमल में टाट का पैबंद, वो वाली सिचुएशन होगी। क्वीन ऑफ द कप्स का कार्ड, ठीक है, क्वीन ऑफ द कप्स, ये सीधा इंडिकेट कर रही हैं फीमेल कैरेक्टर को। अगर आप फीमेल हैं तो आपको, और अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर को। अब ये कहती हैं कि अगर मखमल में टाट का पैबंद लगा लिया, यानी कि गलती नहीं है और फिर भी गलती मान लिया और रिलेशन को रिवाइव कर लिया, तो वो जो टीस होगी कि हम गलत नहीं थे बट फिर भी हमने गलती को माना, वो टीस आपको, मतलब उस फीमेल को, फीमेल गलती मान लेगी और या आप गलती मान लेंगी, या आपके लिए आ रहा है, मेल कैरेक्टर्स ध्यान से सुन लें। वो फीमेल अगर अपनी गलती मानती है, गलती नहीं होने पर भी, तो रिलेशन तो रिवाइव होगा, लेकिन वो टीस आगे जाकर के इस रिलेशन में आग लगाने का काम करेगी। क्या क्या बताना पड़ता है। तो इसलिए अगर गलती नहीं है तो 2 दिन लड़िए, 10 दिन लड़िए, 100 दिन लड़िए, लेकिन अपने लॉजिक को प्रूफ करिए और कोशिश करिए, बेटर होगा, कोशिश करिए उसको एक बार मेरा वीडियो दिखाइए, पहले ये देख ले, और अगर मैं गलत हूं तो बताओ, और गलत नहीं हूं तो मान लो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन जैसे कभी कभी होता है ना फैमिली में या सिचुएशनली, आपको आपकी गलती नहीं होने पर भी अब उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी इमेज का मामला आ गया। अब वो पुरुष हैं तो उनकी इमेज का मामला, तो उनको कहिए यार तुम केवल मानो इस चीज को, तुम मेरे लॉजिक को समझ लो, दैट्स एनफ। और आप महिला हैं तो आप समझती भी होंगी कि आपकी फीलिंग आपका हस्बैंड या आपका लवर समझ ले, आपको इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। दुनिया आपको गलत समझ के बैठी हो, भाड़ में जाए दुनिया, ये सही समझना चाहिए। यही है ना टेंडेंसी आपके माइंड की। तो यही उसको समझाइए कि यार मेरे को सिर्फ तुम्हें समझाना है, मुझे दुनिया से लेना देना नहीं है। सारी दुनिया मुझे गलत माने, आई एम ओके, बट तुम भी गलत मानो, आई एम नॉट ओके, दैट्स व्हाई आई एम फाइटिंग यू, तभी लड़ रही हूं, ये समझाओ। और भैया अगर आप मेल हैं तो समझिए वो इसीलिए भिड़ेगी आपसे, क्योंकि वो ग्राउंड्स पर गलत नहीं होगी, तो आपको समझना होगा, उसकी बातों को नोट कर लीजिए कहीं पर और एनालाइज करिए, उसको बोले ठीक है मेरे को 2 दिन का टाइम दो, लेट मी थिंक, और सोचो कि क्या है क्या नहीं। और अगर वो गलत नहीं है तो उसको आके बताओ कि देखो डियर, देखो डार्लिंग, तुम गलत नहीं हो, और अगर वहां एक्सेप्ट कर सकते हो तो एक्सेप्ट करिए, और नहीं कर सकते तो बताइए देखो डियर तुम गलत नहीं हो, बट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरी नजर में तुम सही हो, लेकिन अब शांत हो जाओ, तो वो शांत हो जाएगी, क्योंकि उसे सिर्फ आपकी नजर में सही होना है। अब ओरेकल कार्ड्स, और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। इनको थोड़ा सा ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत है, कभी कभी एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं। अब सही हो गए, ठीक है।
मैं कभी कभी जिस तरह से ये कार्ड्स के बारे में बोलता हूँ ना, हर कार्ड की अपनी बड़ी एनर्जी होती है। जैसे हम प्रोफेशनल टैरो रीडिंग करते हैं, मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल सेट्स होते हैं। राइडर वाइट जो एक ट्रेडिशनल टैरो डेक है, उसके 4-5 सेट मैंने रखे हुए हैं। और इसलिए क्योंकि मल्टीपल बार रीडिंग करते करते वो कार्ड थक जाते हैं, तो उसको हटा देता हूँ, फिर उसको अलमीरा में रख देता हूँ रीसेट करके, और वो रिवाइव हो रहे होते हैं, जिसको कहते हैं कि सुस्ता रहे होते हैं, आराम फरमा रहे हैं, फिर दूसरे सेट से काम करता हूँ। तो खैर चलिए, पहला कार्ड आपके लिए समाधि। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है कुंडलिनी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है धर्म। सॉरी, ये धर्म नहीं है, ये है धारणा। धर्म की इमेज अलग थी, उसी से मुझे लगा। एक्चुअली ये बड़े छोटे छोटे इसमें लिखे होते हैं। और दूसरा है राधा, और चौथा कार्ड है राधा, और 5वां कार्ड आपके लिए आया है मूलाधार। ठीक है, तो कार्ड नंबर 1 समाधि, सेकंड पर आया है कुंडलिनी, थर्ड पर आया है धारणा, 4th नंबर पर राधा, और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है मूलाधार। मूलाधार, मूल आधार। ठीक है, तो ये कार्ड जो लास्ट में आया है, सबसे पहले यही बता रहा है, और ये कहता है कि आपके लव रिलेशनशिप का जो बेस पॉइंट है, सिर्फ उसको बचा के रखना है, दोनों जन को। समाधि और कुंडलिनी, धारणा और राधा, ये जो कार्ड्स हैं, इनमें से अब धारणा का कार्ड कहता है कि अपने पार्टनर के बारे में आपकी जो टेंडेंसी और मेंटेलिटी है, उस पर कायम रहिए। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बड़ी स्वीट है, बहुत समझदार है, तो यही मान के चलिए। कल को झगड़ा हो जाए तो भी यही मानते रहिए कि शी इज सो स्वीट, कि ये इंसान बड़ा प्यारा है। मान के चलिए ना, मान के चलने में क्या जाता है, झगड़ा तो अपनी जगह है। झगड़ा उसके प्यारेपन या क्यूटनेस को खत्म थोड़ी करता। अगर वो लड़की बड़ी सुंदर सी है और झगड़ रही है, तो भी सुंदर ही है ना भाई, बदसूरत थोड़ी हो गई, झगड़ रही है तो सुंदर तो तब भी है। तो ऐसे वो पर्सन, वो इंसान, वो लड़का अगर क्यूट और चार्मिंग सा है, और अगर वो आपके ऊपर गुस्सा हुआ है, तो भी क्यूट और चार्मिंग ही है ना, है तो वही क्यूट और चार्मिंग। इस चीज को याद रखिए। अब कुंडलिनी का कार्ड कहता है, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कुंडलिनी का कार्ड कहता है कि आपकी जो लव एनर्जी है, उस एनर्जी को ऊपर उठना है, ना कि नीचे जाना है। कुंडलिनी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मूलाधार जो हमारा पहला चक्र है, वहां से हमारी एनर्जी नीचे बहती रहती है। जो आपका जेनिटल पॉइंट है, उसके ठीक पीछे मूलाधार चक्र होता है, और वहीं से एनर्जी नीचे जा रही होती है। उस एनर्जी को ही ऊपर उठाना होता है, सहस्रार सिर तक। अगर उस एनर्जी को ऊपर उठा लें तो फिर बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, मूलाधार से स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र होता है। एक चक्र से दूसरे चक्र तक की जो यात्रा है, वो पार करने में आपको एक जन्म लग सकता है, एक महीना लग सकता है, या कई जन्म, 10-20 जन्म भी लग सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना 7 जन्म, तो वो 7 जन्म का मतलब ये नहीं कि आत्मा मरेगी, मतलब आत्मा शरीर छोड़ेगी और 7 बार नया शरीर धारण करेगी, नहीं, ये नहीं है जन्म। जन्म का मतलब मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक की यात्रा, पहले चक्र से दूसरे चक्र पर आना है, यह है एक जन्म। दूसरे से तीसरे पे जाना, यह है दूसरा जन्म। तो ऐसे ऐसे जब आप 6ठे चक्र तक पहुंचते हैं, तो वो इसीलिए कहते हैं ना 7 जन्म होते हैं, तो वो अलग चीज है। तो मूलाधार का कार्ड कहता है कि आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, इसे बहने मत दीजिए नीचे, इसे उठाइए ऊपर। क्योंकि इस रिलेशन का जो प्यार है, अगर ये प्यार बह जाता है, वेस्ट हो जाता है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ जाए कि आपके प्यार में आने वाले समय में आपने कुछ वेस्ट कर दिया टाइम, समझ रहे, तो आपके रिलेशन में फिर समझिए कि बुनियाद पूरी हिल गई। तो ये नहीं करना है, इसको ध्यान रखें। और ये कैसे बचाएंगे? लवर के प्रति आपके जो धारणा आपकी है, उस पर कंटिन्यू रहिए। वो झगड़ जाए, लड़ जाए, आपके बारे में गलत सोचे, फिर भी उसके बारे में जो आपकी पहले से धारणा है, वही धारणा रखिए। अगर आपको लगता है कि मेरा पति थोड़ा बुद्धू सा है, तो यही रखिए ना। अगर वो अपने लिए फ्यूचर में ऐसे लॉजिक्स देता है आपको कि आप गलत हैं, तो याद रखिए कि ये बुद्धू सा ही इंसान है जो गलत लॉजिक्स दे रहा है, तो इस बुद्धू को ठीक करना है। समाधि का कार्ड कहता है समर्पण की भावना, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। समर्पण की भावना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समर्पण ही है जो आपके प्यार को एक आयाम देता है। और समर्पण का मतलब बचाइए मत, कुछ डाउट मत रखिए। तो समर्पण राधा कहती हैं। अब राधा का कार्ड है,
राधा कहती हैं कि आपको अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए, उसके प्यार पर नहीं। अपने, मैं प्यार करती हूं, भरोसा है, मुझे प्यार है, मैं प्यार करता हूं, भरोसा है। लेकिन वो करती है या नहीं, या वो करता है या नहीं, ये उसकी अपनी दिक्कत है ना। तो राधा कहती है खुद के प्यार पर भरोसा, दूसरे के प्यार पर नहीं। उसको प्यार करना आपका काम है, उसे मतलब आपको प्यार करना उसका काम है। तो वो अपना काम नहीं कर रहा, उसकी प्रॉब्लम है, उसको उसमें छोड़ दीजिए, खुद पर रहिए। जब आप अपने प्यार पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, क्योंकि प्यार तो एक तरफा चीज है, प्यार में जब अपने प्यार पे आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी या हो जाएंगे, तब आपको दर्द और तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। लव इज वन साइडेड एंड नेवर बी पेनफुल। ठीक है, हमें ऐसी कोई कहानी नहीं मिलती कि कृष्ण राधा को छोड़कर जब चले गए तो राधा रोती रही, जंगलों में भटकती, नहीं है, कोई कहानी नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ कहानियां कहती हैं कि राधा वापस चली गई वैकुंठ, क्योंकि वो लक्ष्मी का अवतार थी। तो विरह की कहानी नहीं है राधा की। क्यों? क्योंकि राधा का प्यार संपूर्ण था, कंप्लीट था, उसमें इफ एंड बट नहीं था कि अगर कृष्ण प्यार करे तो प्यार करूंगी, नहीं, ये नहीं था, उनका प्यार पूरा था। तो ऐसे आपको पूरा प्यार करना है। और मूलाधार का कार्ड सिंपल सी चीज कहता है कि अपने प्यार के आधार को भूलना नहीं है, अपने प्यार के आधार पर कायम रहना है। मूलाधार से ऊर्जा उठकर सहस्रार पर जाती है, तब बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन मूलाधार से ऊर्जा का उठना जारी रहता है। ऐसा नहीं कि ऊर्जा एक बार उठ के पहुंच गई सहस्रार पे तो बुद्ध बन गए, मामला खत्म, अब चलिए जय गोपाल जी की। ऐसा नहीं है, जय गोपाल जी की नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूलाधार से ऊर्जा एक बार उठ के हिट कर गई तो वो परमानंद की प्राप्ति तो होगी, लेकिन ऊर्जा वापस लगातार जानी चाहिए ना। वो ऊर्जा मूलाधार से नीचे बह रही है कंटिन्यूअस टेंस में, लगातार। आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, बेहोश हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो लगातार नीचे जा रही है, बह जाती है नीचे। वो ऊर्जा जब उठ जाती है तो उसका उठना भी लगातार होना चाहिए। पहले चक्र से दूसरे चक्र पे जब ऊर्जा आती है तो पहले चक्र को छोड़ नहीं देती है, वहां से दूसरे चक्र तक का एक लिंक बन जाता है। अब दूसरे पे आ गई, दूसरे के ऊपर नहीं जा रही, तो पहले से दूसरे पे जाके वापस नीचे बहनी शुरू होती है। तो वो समझ रहे हैं ना, जैसे वो पानी का सोर्स होता है ना, वो पाइप को ऊपर करे तो वो पानी थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे चला जाता है, तो दूसरे चक्र से ऊर्जा नीचे जाने लगती है। लेकिन दूसरे चक्र को हिट कर रही है, फिर तीसरे को हिट करके नीचे जाने लगती है, ऐसे चौथे को, पांचवें को, छठे को, आज्ञा चक्र तक पहुंचकर ऊर्जा आज्ञा चक्र से नीचे जाती है, हिट करके नीचे चली जाती है, सहस्रार पे नहीं जाती। फिर उसकी जर्नी अलग है। जब आज्ञा चक्र खुल जाता है तब आज्ञा चक्र तक पहुंचती, मतलब जैसे ही पांचवा खुलता है ऊर्जा छठे चक्र पर पहुंच जाती है। थ्रोट से हमारे गले के पास जो चक्र है, यहां का चक्र जैसे ही ओपन होता है ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आ जाती है। और जब ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आती है तो इसका यह मतलब नहीं आज्ञा चक्र खुल गया, आज्ञा चक्र अभी बाधित है, खुला नहीं है। जब वो खुलेगा तो ऊर्जा सीधे सहस्रार पर जाएगी। सातवें चक्र के लिए काम नहीं करना, 6 पर काम करना, 7वां अपने आप हो जाएगा। तो मूलाधार का कार्ड कहता है उस आधार को मत भूलिए जो आपके प्यार का आधार है। अगर आप अपने प्रेम के आधार को नहीं भूलते हैं तो आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप भूल जाते हैं तो आपके रिलेशन में थोड़े क्लैशेस होंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कभी कभी वो गलत नहीं होती, और इन सब के बावजूद आप जानना चाहेंगे कि आपके रिलेशन में सेपरेशन की कंडीशन आएगी या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा निगेटिव गई रीडिंग, नहीं, सेपरेशन नहीं होगा, झगड़ा वगड़ा भले हो जाए लेकिन बाद में फिर रिवाइव होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट रिवाइव हो जाएगा। और रिवाइव होने आपको भी पता है कि जब झगड़े हो जाते हैं और इस तरह से चीज़ें रिवाइव होती हैं तो रिवाइवल 2 तरह से होता है। एक, पैचअप बिल्कुल बढ़िया होता है, और दूसरा थोड़ी सी गांठ पड़ जाती है। तो वो गांठ ना पड़े उसके लिए सारी चीज़ें ये रीडिंग में बता दी मैंने कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय बाय।